नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 10, जिसका नाम है पादपों में जैव प्रक्रम। बिल्कुल लाइन टू लाइन एक-एक आपका क्वेश्चन, एक-एक शब्द मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा कि आपके क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार आपका ये लेसन पूरी तरह से कवर हो जाए, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। और यदि आप इसी प्रकार कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको विज्ञान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके साथ-साथ जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी लाइन टू लाइन समझाई हुई मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा। यदि आपका कोई डाउट रहता है, कोई बात आपको पूछनी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का अध्याय। तो देखिए, हमारे लेसन का नाम है पादपों में जैव प्रक्रम। और आप जैसे ही थोड़ा-सा आपने जैव प्रक्रम सुना होगा, तो आपके मन में आया होगा कि सर, हमारे पीछे वाला जो लेसन था ना, उसका नाम था जंतुओं में जैव प्रक्रम। अब बात है कि जैव प्रक्रम क्या होता है अभी? तो जैव प्रक्रम आपको बताया था लास्ट लेसन में कि वे प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में लगातार चलती रहती हैं और हमारे जीवन के लिए वो अति आवश्यक है भी। अगर वो प्रक्रियाएं नहीं होंगी ना, तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार जंतुओं में जैव प्रक्रम होता, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं जीवन के लिए। जैसे हमने जंतुओं में जैव प्रक्रम क्या पढ़ा था कि सर, हमने दो डिटेल से पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने पाचन और दूसरा पढ़ा था श्वसन। उसी प्रकार पादपों में भी, पादप मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? पेड़ पौधों में भी कुछ प्रक्रियाएं होती है जो उनके लिए बहुत जरूरी होती है। यदि वे नहीं होगी, तो आपके पेड़ पौधों मतलब वे नहीं रहेंगे भी, वो पौधा नहीं रहेगा। जिसमें जैव प्रक्रम बंद हो गए ना, तो पौधा सूख जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा। तो चलिए लाइन टू लाइन हम समझने की कोशिश करते हैं भी। जो क्वेश्चन बनेंगे, क्या-क्या चीज़ें आपको सोचनी है, क्या-क्या चीज़ें किस प्रकार से उसका जवाब ढूँढेंगे, बिल्कुल आप डिटेल से करते जाइए भी। जो मैं कहूँ उतना सोचना है आपको, और वही चीज़ें एक बार सोच के आपको ज़रूर देखनी है भी। तो सबसे पहले बताइए, कक्षा 6 में हमने सीखा सभी सजीवों में वृद्धि होती है और उन्हें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है भी। तो आपने कक्षा 6 में हमने ये पढ़ा था कि सजीवों की जो विशेषताएँ होती है ना, उसमें ये पढ़ा था कि सभी सजीव आपके वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के लिए क्या उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है भी। साथ ही पिछले अध्याय में हमने उस प्रक्रिया के विषय में भी चर्चा की कि जिसके द्वारा जंतु पोषण करते हैं। और पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि जो आपके जंतु है वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से किस प्रकार से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले अध्याय में समझी है। लेकिन जब हम पौधों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पौधों की। कि जंतुओं में हमें पता चल चुका है कि जंतु आपके वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा वो मिलती है हमें जो पोषक तत्व होते हैं ना, आपके आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इनसे मिलती है। और वो कैसे लेता है मनुष्य या जीव? वो लेता है आपका भोजन खाकर भी। क्या है? भोजन खाकर। मतलब वृद्धि के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रोटीन चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, खनिज चाहिए। तो ये आपके शरीर को कैसे मिलेंगे? ये आप ग्रहण करते हैं भोजन के द्वारा। क्या करते हैं? भोजन के द्वारा। ये चीज़ क्लियर? कई बार आपने देखा होगा कि जो आपका खिलाड़ी होता है, वो डायरेक्ट प्रोटीन लेता है। क्या लेता है? डायरेक्ट प्रोटीन। क्योंकि उससे उसे शरीर को ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। क्योंकि पहले आप खाना खाएँगे, प्रोटीन वाला कोई भोजन खाएँगे, उस भोजन को सरल भागों में विभाजित होगा, फिर जाके क्या होगा? आपको प्रोटीन प्राप्त होगा। लेकिन अब डायरेक्ट आप प्रोटीन खाएँगे ना, एक तो आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिल जाएगी। क्योंकि मान लीजिए आप 100 ग्राम आप चने खा रहे हो, तो उसमें आपका 3-4 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, या 5 ग्राम, 7 ग्राम, जितना भी। इसलिए जो आपके देखना, कभी आपके जो एथलीट होते हैं डायरेक्ट प्रोटीन लेते हैं, मतलब कि प्रोटीन वो ग्रहण करते हैं सीधा ही। तो मेन मकसद क्या है हमारा भोजन लेने का? हमारे भोजन ग्रहण करने का मेन मकसद है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर वृद्धि कर सके और हमारे ये जो है प्रक्रम है ना, इनके लिए हमें ऊर्जा बनी रहे। चीज़ें क्लियर है आपकी? हम जानते हैं कि जंतु वृद्धि के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, परंतु पादपों में वृद्धि कैसे होती है भी? मतलब आपने देख लिया कि वृद्धि के लिए क्या चाहिए भी। देखो ध्यान से, अब सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। 2 चीज़ें हमें करनी है भी।
एक तो हमें क्या चलाना, जैव प्रक्रम भी हमारे शरीर के अंदर क्या है, जैव प्रक्रम लगातार चलता रहना चाहिए। और प्लस में हमारा शरीर क्या करता है, वृद्धि करता है भी, क्या करता है, वृद्धि करता है। अब इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे सर इन दोनों के लिए हमें चाहिएगी ऊर्जा भी, क्या चाहिएगी, ऊर्जा चाहिएगी। ये बात बिल्कुल सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा हमें मिलेगी किससे, एक तो प्रक्रम होता है आपका श्वसन प्रक्रम, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लूकोज, क्या चाहिए, ग्लूकोज। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये जंतुओं की बात कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज चाहिए और साथ में चाहिए O2। ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ग्लूकोज चाहिए और O2 चाहिए। अब कहेंगे सर ये कहाँ से मिलेंगे, तो जो आपका O2 तो आपको सांस के द्वारा ले लेंगे, वो तो आपकी टेंशन खत्म। उसके बाद आपको ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपका कार्बोहाइड्रेट से। आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा जो आप पोषक तत्वों को उसमें आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है उनको। तो ये कौन कौन से हैं, वो हैं आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, फैट्स है, मतलब ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें शरीर में कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें आएगी आपकी भोजन से। जो आप भोजन खाते हैं ना, आप जो भी खाते हैं उन सभी पदार्थों में ये सारी चीज़ें होती हैं भी, खनिज होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं, फैट्स होती हैं, मतलब वसा होती हैं। तो फिर आप क्या खाते हैं, भोजन करते हैं, ये सारा प्रोसेस है भी। अब आपको अपना पूरी चीज़ समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं। हम सीधा बोल सकते हैं कि हमें ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, भोजन करते हैं भी। हमारे शरीर को वृद्धि के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। ये आप मानव ने सुना था, ठीक है। अब ये काम, दोनों काम तो क्या है आपके पौधों में भी होते हैं, पौधे में भी जैव प्रक्रम है, पौधे भी वृद्धि करते हैं, पौधे को भी ऊर्जा चाहिए, ठीक है। लेकिन पौधों को भी ये चाहिए, आपका प्रोटीन है, ये चीज पोषक तत्व कुछ चाहिए। पौधे को कौन से पोषक तत्व चाहिए और पौधा क्या भोजन करता है, क्योंकि ये दोनों चीज जहां पर होंगी ना, वहां आपको क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब मनुष्य तो ऊर्जा इस प्रकार से प्राप्त करता है, ये आप मनुष्य की बात नहीं हो रही, ये सभी जंतुओं की बात हो रही है, जिसमें मनुष्य भी क्या है, एक जंतु है। अब हम पौधे के बारे में देखेंगे, पौधे में ये प्रोसेस किस प्रकार से होता है अभी। चीजें आपकी क्लियर, थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर हम सीख क्या रहे हैं अभी, पढ़ क्या रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई भी। चलो अभी हम जानते हैं कि जंतु वृद्धि के लिए भोजन ग्रहण करते, परंतु पादपों में वृद्धि कैसे होती है, क्या आपने कभी जंतुओं की भांति पादपों को भोजन करते हुए देखा है अभी। अब आपको ये तो चीज पता चल चुकी है कि पादपों में भी क्या होता है कि वृद्धि होती है और आपका जैव प्रक्रम होता है, उसके लिए चाहिए आपको ऊर्जा। तो ऊर्जा वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या आपने जंतुओं की भांति पादपों को भी भोजन करते देखा है, क्या आपने देखा है कि पौधे खाना खा रहे हैं भाई, चावल खा रहे, रोटी खा रहे हैं, आपने ये नहीं देखा होगा। जंतुओं में वृद्धि होने पर प्राप्त सामान्यतः उनके आकार और भार में वृद्धि होती है। अब दूसरी चीज बताइए कि जो जंतु में वृद्धि होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उनका भार बढ़ जाता है भी। आप छोटे हैं, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आपके आकार में परिवर्तन आ रहा, आपका भार बढ़ रहा है, तो मतलब आप वृद्धि कर रहे हैं भी, ठीक है। आप एक छोटे उसमें देखना कि छोटे बच्चे को देखना, एक बड़े व्यक्ति को देखना, आपको परिवर्तन लग जाएगा कि वृद्धि किस प्रकार से होती है। वृद्धि होती है कि आकार का बढ़ना और साथ साथ क्या है कि आपके भार का बढ़ना भी, तथा उनके शरीर में विविध परिवर्तन होते हैं भी। और शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं कि आप एक छोटे बच्चे को देख लेना, एक वयस्क व्यक्ति को देखना कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं भी। तो वो क्या है, किसके कारण हुए हैं, वृद्धि के कारण हुए हैं भी। पादपों में वृद्धि होने पर आपको उनमें क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, आप किसी भी चीज का एक छोटा सा आप क्या देख लेना, पौधा देख लेना, और उसी का आप एक बड़ा पेड़ देख लेना, आप देख लेना उसमें क्या क्या परिवर्तन है भी। उसके पत्ते आपके बड़े हो चुके होंगे, उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा हो चुका होगा, टहनियों का आकार बड़ा हो चुका होगा, उसके भार में वृद्धि हो चुकी होगी, ठीक है। उसके जो फल लगे होंगे, बड़ा पेड़ होगा। तो ये परिवर्तन किसके कारण हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है वृद्धि के कारण, किसके कारण, उसके विकास के कारण। ये चीज आपकी क्लियर। हमने सीखा कि भोजन से हमें महत्वपूर्ण पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं, और जल के साथ साथ ये सब हमारी वृद्धि के लिए अनिवार्य है। ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं भी, ठीक है।
और ये हमारी वृद्धि के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इनसे ही तो हमें ऊर्जा मिलती है। मेन हमें क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए भी। ठीक है? तो वो हमें इनसे मिलती है और ये हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक है। आइए अन्वेषण करें कि पादप अपनी वृद्धि के लिए किस प्रकार पोषक जो तत्व है वो प्राप्त करते हैं। वही क्वेश्चन सेम जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि पौधों को भी क्या चाहिए? पौधों में जैव परिक्रम और वृद्धि होती है, दोनों होती है। ठीक है? उनको भी ऊर्जा चाहिए। तो मनुष्य तो आपका भोजन खाता था, ये चीज़ें प्राप्त करता था, इससे ग्लूकोज़ बनता था, O2 के साथ मिलके ऊर्जा, और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन पौधा तो भोजन नहीं करता। पौधा तो भोजन नहीं करता, पौधे में ऊर्जा कहाँ से आएगी? ये चीज़ हमें इस अध्याय में समझनी है। अगर ये आपको डायग्राम पौधे के लिए आपने लास्ट में बना दिया, तो समझ जाना आपने अध्याय को अच्छी तरह से समझ लिया। चीज़ें क्लियर है आपकी? कि इस प्रकार से आपको हम पढ़ते चलेंगे और ऐसे ही मैंने आपको सभी अध्याय इसके पढ़ाए हैं भी। तो ये देख लीजिए पौधा भी, इतना बड़ा पौधा, ये देखिए क्या परिवर्तन आया। आपने स्टार्टिंग में एक डाल लगाई होगी आपकी, ठीक है? और वो कितनी बड़ी आपकी हो चुकी है। एक छोटा सा बीज आपने लगाया था और इस प्रकार से ये क्या पौधा वृद्धि कर रहा, अब भी वृद्धि कर रहा है क्या ये? इतना बड़ा होने के बाद? हाँ सर, अब भी इसमें नए पौधे आ रहे हैं, इसकी डाल का साइज बढ़ रहा है। ठीक है? अब भी ये वृद्धि कर रहा है अभी। अब पादपों में वृद्धि कैसे होती है? अपने आसपास देखिए, क्या आपने छोटे पौधे के जीवन काल में उससे में कुछ परिवर्तन देखे हैं अभी? तो इसने कहा कि एक बार हम छोटे पौधे की बात करते हैं कि पौधे में वृद्धि किस प्रकार से होती है। आपने छोटा पौधा ज़रूर देखा होगा और उसके जीवन काल में आपने कुछ परिवर्तन देखे हैं अभी। आप खुद कहेंगे, अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं लेकिन अभी कुछ बताएँगे, हाँ सर हमने देखे हैं अभी। उदाहरण, जब पौधे में वृद्धि होती है तो उसमें नवीन पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं तथा पौधे की लंबाई बढ़ती है भी। तो जब पौधा वृद्धि करता है ना तो उसकी नई पत्तियां निकलती हैं, नए पत्ते आते हैं, नई शाखाएं निकलती हैं। ठीक है? और पौधे की लंबाई बढ़ती है और उसका तना मोटा हो जाता है। आपके विचार से इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं? इस विषय पर अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और इन कारणों के स्पष्टीकरण भी दीजिए भी। तो अपने मित्रों से आपको है कि नए पत्ते क्यों आ रहे हैं? ठीक है? उसकी डाल का साइज़ है वो मोटा क्यों हो रहा है? ठीक है? तना तना है वो मोटा क्यों हो रहा है? इसका आप क्वेश्चन सोचिए भी। आपको आंसर पता है कि वो वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? उसकी वृद्धि हो रही है, वो धीरे-धीरे उसकी आयु बढ़ रही है, जिसके साथ-साथ क्या है, वो पोषक तत्व प्राप्त कर रहा है कहीं न कहीं से तो। ठीक है? पोषक तत्व प्राप्त कर रहा है तो उसमें क्या है, वो वृद्धि कर रहा है, इसका यही कारण है। अब हमें जानना है कि पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त कर रहा है? ये क्वेश्चन हमारे आगे अभी तक बना हुआ है अभी। ठीक है? अब हम जानते हैं कि उसको यही है कि पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त कर रहा है, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पोषक तत्व उसे कहाँ से मिलते होंगे भी, जिसके कारण ये वृद्धि कर रहा है अभी। अब ये है आपका, ये अब आइडिया लगाते हैं अभी। जब हम पौधे को नियमित रूप से सींचते हैं तो उसकी अच्छी वृद्धि होती है, तो मुझे लगता है जल से भी पौधे की वृद्धि में योगदान है। इसने कहा कि ये पत्ते आ रहे हैं, किसके कारण आ रहे हैं? कि पोषक पदार्थ इसको मिल रहा है। लेकिन पोषक पदार्थ मिल कहाँ से रहा है? तो इस बच्चे ने आइडिया लगाया कि शायद हम इसमें पानी डालते हैं ना, तो पानी इसकी वृद्धि कर रहा है, मतलब पानी इसको पोषक तत्व मिल रहे हैं, पानी से पोषक तत्व इसको प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है बात? हो सकता है कि पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से भोजन ग्रहण करते हो। ये लड़की अंदाजा लगा सकती है कि पानी से हो सकता है कि इसकी जड़ें किसके कांटेक्ट में है, आपकी मिट्टी के कांटेक्ट में है, कि इसकी जो मिट्टी है ना, जड़ें है ना, वो मिट्टी से पोषक पदार्थों को खींच रही हो, ये भी हो सकता है अभी। ठीक है? आप भी सोचिए क्या हो सकता है। मेरे विचार से पौधे की वृद्धि में सूर्य के प्रकाश की कुछ भूमिका हो सकती है। और उसके कांटेक्ट में कौन है अभी? और उसके कांटेक्ट में देखें तो सूर्य का प्रकाश भी है। ठीक है? हो सकता है कि सूर्य के प्रकाश से उसको क्या मिल रही हो? पोषक तत्व मिल रहे हो, कुछ ना कुछ रोल सूर्य के प्रकाश का भी। देखिए, जब हमें पता करते हैं ना, हम आप हैं एक इंस्पेक्टर की तरह, आप पुलिस में हैं और आपको जाँच करनी है कि कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं पौधे को। जैसे आपको किसी के पास किसी से चोरी हो गई हो, मान लो कि इस रूम से आपका जहाँ बैठे वहाँ पे चोरी हो जाओ, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि इस कमरे में कौन-कौन आया था अभी, ठीक है? उन्हीं पे आपका शक जाएगा। तो पौधे को कोई चीज़ मिल रही है और ये बच्चे सोच रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें इनके संपर्क में आ सकती है अभी।
तो इसने बता दिया कि जल आता संपर्क में, हो सकता है कि जल से पोषक पदार्थ मिल रहे हो। इसने कहा कि उसकी जड़ें खींच रही हो। तो इसने कहा कि सूर्य के प्रकाश की कोई भूमिका हो। मेरे विचार से कि भूमिका हो सकती है, आपके विचार से भूमिका बताइए। हो सकता है कि हवा भी संपर्क में आ रही है, हवा से कुछ मिल रहा हो। आपको आ रही है कि हवा की भी कुछ भूमिका हो सकती है। तो इस प्रकार से इन्होंने विचार किया। आपके विचार से कोई और भूमिका हो सकती है क्या? इस प्रकार आपको लेसन पढ़ना है और बिल्कुल आपके सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। ये नहीं कि खड़ा होके करके लेसन पढ़ दिया और बात खत्म हो गई। न आपको ऐसे लेसन पढ़ना है और न अगर अध्यापक है न आपको ऐसे लेसन पढ़वाना डायरेक्ट भी। आपको एक एक लाइन समझाते हुए बड़े आराम से चलना है। चलो भी, अब हम करते हैं इन कारणों की जांच करते हैं कि चीजें मिलती हैं या नहीं मिलती भी। किसका रोल है भी? स्टार्टिंग में क्या कहा था कि पानी का रोल है भी। क्या है? पानी का रोल है भी। उद्यान की मिट्टी से भरे हुए एक जैसे 3 गमले ले लीजिए। आप गमलों के स्थान पर प्रयोग की गई बोतलें अथवा खाली डिब्बे ले सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करना है कि आखिर पोषक नन मिल कहाँ से रहा है अभी। तो उन्होंने कहा पहले हम पानी की चेक करते हैं अभी। आपके कमरे में चोरी हो गई, 5 लोग आपके आए हैं, आपको चेक करना। सबसे पहले को आपने बुला लिया चेक करने के लिए, ठीक है? तो आप एक-एक करके चेक करोगे ना कि इसने चोरी की थी, इसने नहीं की थी। तो सबसे पहले हमारा शक किस पे गया था? हमारा शक गया था पानी पे कि शायद पानी के कारण ही इनमें वृद्धि हो रही हो। तो उसको हम चेक करते हैं अभी। हमने क्या किया? 3 आपके गमले ले लिए। क्या ले लिए? 3 आपके गमले ले लिए और 1 गमले को इस प्रकार अंदर रख दिया, 2 इस प्रकार से, तीनों गमले, 3 गमले ले लिए, 1 आपने छाया में रख दिया अभी। आप गमले अगर नए हो तो 3 बोतल काट के ले लीजिए, ठीक है? कोई भी 3 पात्र आप ले लीजिए भी। प्रत्येक गमले में एक ही पौधे के समाप आप आपके तीव्र गति से वृद्धि करने वाले नवोद्भिद रोपिए भी। नवोद्भिद मतलब कि बिल्कुल नए आपके छोटे-छोटे पौधे आपको नए पौधे होते हैं छोटे अंकुरित होने के बाद, उसको ये बोल रहा है नवोद्भिद भी। तो आपको लेने हैं भी 3 पौधे बिल्कुल सेम साइज़ के, 3 मिर्च ले लीजिए, 3 टमाटर ले लीजिए और आपके 2-4 दिन में उग उग भी आएँगे। यदि आपके पास नहीं हो ना, तो टमाटर के बीजों को उगा दीजिए, 2-4 दिन में उसमें पानी डालिए, वो उग आएँगे भी। 3 गमलों में आपने बो दिए टमाटर, मिर्च इत्यादि, छोटा पौधा आपको लेना है। गमलों को क, ख, ग से नामांकित कीजिए। आपने गमलों को क्या किया? क, ख, ग से नामांकित कर दिया। प्रत्येक नवोद्भिद की पत्तियों की संख्या गिनिए और अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए कि आपको इसकी पत्तियों की संख्या गिन लेनी कि कितनी पत्तियां हैं अभी। अब आपको क्या करना है? ध्यान से देखना भी, यहाँ से आपकी चीजें क्लियर होंगी। गमला कै को सूर्य के प्रकाश में रखिए और इस पर गमले की मिट्टी में प्रतिदिन उपयुक्त जल डालकर इसमें हल्की नमी बनाए रखना है अभी। तो पहला काम क्या करना है आपको कि आपको इन गमलों पे कै ख ग लिख लेना है अभी। जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये कै है, ये ख है, ग है अभी। तो इसमें क्या करना है आपको? जो गमला कै है अभी, इसको सूर्य के प्रकाश में रखना। बिल्कुल धूप में नहीं रख देना कि नॉर्मल सा प्रकाश इसको मिले, क्योंकि छोटा पौधा है अभी। और इसमें आपको जल भी डालना है अभी। और ये आपका क्या है? इसको प्रकाश में रखना है लेकिन जल नहीं डालना है अभी, ठीक है? अंधेरे में रखा हुआ है और इसमें जल डालना है। 3 इस प्रकार से भी। इसमें आपको सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच देना है, इसमें आपको पानी नहीं पहुंचने देना है और इसमें आपको पानी और सूर्य का प्रकाश दोनों पहुंच देना है अभी। तो आप क्या देखेंगे कुछ दिनों बाद भी, 2 या 3 दिन बाद, तो आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज भी नोटिस करेंगे कि जो गमला गए है ना, वो पौधा सूख गया है। अब आपसे पूछूंगा भी, तो इस गमले को क्या नहीं मिला भी? आप कहेंगे सर इस गमले को पानी तो मिला था, सूर्य का प्रकाश नहीं मिला भी, तो ये सूख गया। आप कहेंगे हाँ सर सूख गया, मतलब पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है भी। क्या है? पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। सूर्य के प्रकाश का तो रोल है उनको पोषण देने में भी। फिर हम ख की बात करेंगे। ख वाला भी सूख गया भी। यहाँ तो सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, सूर्य का प्रकाश तो मिल रहा था सर, लेकिन यहाँ क्या था? पानी नहीं था। इसका मतलब पौधे को क्या चाहिए? पानी भी चाहिए भी। 2 चीज तो हो चुकी हमारी क्लियर कि पौधे को पानी भी चाहिए। अब ये पौधा आपका और बढ़ चुका है, आगे वृद्धि कर रहा था, क्योंकि इसको क्या मिल रहा था? पानी भी मिल रहा था और सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा था। मतलब पौधे को वृद्धि के लिए 2 चीजें हमें पता चल चुकी है हमारे एक्सपेरिमेंट से कि एक तो पानी चाहिए और एक क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए भी। समझ में आ गया आपको कि आपको छाया में रख दिया आपने
ठीक है? मिर्च या आपका टमाटर का पौधा था, ये सूख गया, ठीक, इसमें वृद्धि नहीं हुई। पानी जिसमें पानी नहीं डाला उसमें वृद्धि नहीं हुई। जो आप वृद्धि किसमें हुई? जो आपका धूप में था और जिसमें आपने पानी दिया था उसमें वृद्धि हुई। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। अब यहाँ आपको बताना है अभी। गमला क्या है, सीधा सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ और जल युक्त भी। तो आपको यहाँ ये टेबल भरनी है, टेबल तो आप आराम से भर दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ क्या है कि यहाँ बता दीजिए गमला क्या है, उसको सूर्य का प्रकाश मिला या नहीं मिला? आप कहेंगे सर इसको सूर्य का प्रकाश भी मिला और ये मिला भी। पौधे की ऊंचाई 2 दिन बाद इसमें क्या है आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। प्रथम दिन 2 सप्ताह बाद पत्तियों की संख्या आपको लिखनी है। पत्तियों का रंग कैसा रहेगा? इसमें दोनों चीज मिल रही ना, पत्तियों का रंग हरा ही रहेगा भी। यहाँ भी सीधा सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ और जल रहित, इसमें सूर्य का प्रकाश तो मिल रहा है और जल नहीं मिल रहा। जो पत्तियां उसमें लगभग आपकी 1 या 2 दिन में तो बढ़ेगी। प्रथम दिन हम मान लेते हैं 6 पत्तियां थी उसमें। 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई मान लेते 6 सेंटीमीटर थी, तो 2 सप्ताह बाद भी आपकी लगभग लगभग 7 हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 इंच आपकी बढ़ जाएगी थोड़ी सी भी। ठीक है? प्रथम दिन कितनी थी? 5 थी। और पत्तियों की संख्या अगले दिन क्या हो जाएगी? 2 सप्ताह बाद 6 या फिर 0 हो जाए या कम हो जाएगी, पत्तियां गिर जाएगी पानी की कमी के कारण। आपको आगे बात समझ में? रंग कैसा? पीला भी। रंग कैसा? पीला। सेम इसी कंडीशन में होगा सारी चीजें भी। टेबल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है आपको, गमले अंधेरे में रखा हुआ तो उसको क्या नहीं मिलेगा? आप कहेंगे सर उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, पानी तो उसको मिल रहा है। ये चीजें भी। तीनों गमलों के पौधों में आपने क्या अंतर देखे? यही अंतर देखे कि जिस पौधे को सूर्य का प्रकाश और पानी मिल रहा था, सिर्फ वही पौधा वृद्धि कर रहा है, बाकी के दोनों पौधे वृद्धि नहीं कर रहे। किस गमले के पौधों में अधिकतम वृद्धि हुई? अधिकतम किस में हुई? जिसको सूर्य की रोशनी और पानी मिल रहा था। किस गमले के पौधे में सबसे कम वृद्धि हुई? जिसमें आपका वो दोनों नहीं मिल रहे थे वे। आप पाएंगे कि उपयुक्त मात्रा में जलयुक्त किंतु अंधेरे में रखा हुआ गमला गय की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखा गया और उपयुक्त में मात्रा में जलयुक्त गमला कै के पौधे में अधिक वृद्धि हुई। मतलब इसने बताया है कि दोनों में से जो वृद्धि हुई, तीनों गमलों में से जो आपका कै गमला था ना, जो सूर्य के प्रकाश और जिसको पानी मिल रहा था, उस गमले के पौधे में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई भी। गमला ख में लगाया गया पौधा संभवतः नष्ट हो गया, कि होगा जिसे सूर्य का पर्याप्त प्रकाश तो मिला किंतु जल नहीं मिला। जो आपका ख था ना वो आपका संपूर्ण क्या हो गया होगा? नष्ट हो गया होगा भी। क्योंकि उसको क्या है, सूर्य का प्रकाश तो मिला किंतु जल नहीं मिला। पानी नहीं डालोगे पौधा सूख जाएगा भी। इन क्रियाकलाप में किए गए अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस क्रियाकलाप के परिणाम से हमें यह प्रतीत होता है कि जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि पौधों को अपनी वृद्धि के लिए जल एवं सूर्य के प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है भी। एक इस एक्सपेरिमेंट से हम इस बात पे पहुंच गए कि पौधों को वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता आवश्यकता है? जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी उनको चाहिए भी। ये बात आपको पता चल गई? आपको अब और कोई भी चीज है क्या इसके अलावा, या फिर इन दोनों से चीज काम चल जाएगा भी? ठीक है भी। किस क्रिया परिणाम होता है कि पौधों को अपनी वृद्धि के लिए जल एवं सूर्य के प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होंगी, याद रह जाए आपको। ठीक है? जो ये आपका प्रयोग है ना, जो एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 सप्ताह का टाइम लगेगा भी। अब देखिए एक रोचक तथ्य है, ये भी आपको बता देते हैं कि यह उक्ति वृक्षायुर्वेद भी नामक है। वृक्ष फूलों और फूलों का उत्पादन मात्र इसलिए नहीं करते कि उन्हें रोपा गया है भी। ठीक है? तो इसमें क्या बात बताई गई है कि वृक्ष फलों और सिर्फ बोने से ही, सिर्फ आपने उसको उगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पे फूल और आपके फल लग जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनके भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा, पेड़ पौधों के भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। ये इस लाइन का आशय है भी। और ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है वृक्ष आयुर्वेद भी, हमारी भारतीय प्राचीन ग्रंथ है जिसमें वृक्षों के बारे में, खेती की पद्धति के बारे में बहुत सारी बातें दी गई हैं भी।
ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से आप जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको बीमारियाँ किस प्रकार से होंगी, किस प्रकार बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं फसलों की और पेड़ों की, वो सारी व्याख्या आयुर्वेद में दी हुई है। तो फिलहाल हमारा टॉपिक है पादप अपनी वृद्धि हेतु भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं या फिर करते हैं भी, उन्हें क्या चीज़ें चाहिए भोजन प्राप्त करने के लिए। हम जानते हैं कि जंतु अपने पोषण और वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से पादपों को खाकर अथवा परोक्ष रूप से पौधे खाने वाले जंतुओं को खाकर पौधों पर निर्भर होते हैं भी। तो वो क्या करते हैं जो आपके जंतु हो किस पर निर्भर है अपने भोजन के लिए? आप कहेंगे सर वो क्या करते हैं, या तो अनाज खाएंगे, पेड़ पौधे से प्राप्त उन्हें डायरेक्ट खाएंगे भी। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात कि ये दो व्यक्ति हैं भी आपके, एक दो, ये आपका क्या है, पेड़ है भी। क्या है ये, पेड़ है। इस पे लगे हुए हैं आपके आम बोल देते हैं हम, क्या लगे, आम बोल देते हैं। तो या फिर ये फसल है आपकी गेहूं यहाँ पे उगाई हुई है भी। ठीक है, ये जो नंबर एक है जिसका नाम ए है, ये तो खाता है सीधी रोटी खा लेता है, आम खा लेता है। तो ये किस पे निर्भर हुआ? आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट है ना, प्रत्यक्ष सीधा अनाज खा रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, पौधों पर निर्भर, अपने भोजन के लिए भी। ये जंतु है आपका। ठीक है, और कैटेगरी बी में ऐसे जंतु हैं, ये कहते हैं कि हमें तो भोजन, हम किस पे डिपेंड नहीं है, पौधों पे डिपेंड नहीं है, हम तो मांस खाते हैं भी। ये और मांस किसका खाते हैं, ये बकरी का मान लेते हैं, बकरी का खा लेते हैं, मुर्गी का खा लेते हैं, ये चीज़ खाते हैं, ये अनाज नहीं खाते। तो ये कहते हैं कि हम पौधों पर निर्भर नहीं है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे, ये तो बकरी को खा रहे हैं, लेकिन बकरी किसको खा रही है, घास को ही तो खा रही है। तो इसका मतलब ये तो आपके क्या है, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हो गए। और ये क्या है, परोक्ष रूप से। परोक्ष मतलब सीधे तौर पर नहीं खा रहे, इनडायरेक्टली खा रहे हैं। कि बकरी अपना पोषण है, बकरी की वृद्धि है किस कारण हो रही है, घास के कारण हो रही है, जो कि एक पौधा है। और फिर बकरी को ये खा रहे हैं, किसी भी जानवर को। तो ये परोक्ष रूप से क्या है, निर्भर है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही पादप अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो वही है कि पौधों को पोषण कहाँ से मिलता है, क्या आपने उसको खाना खाते देखा? क्या अब तैयार हो जाइए कि पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जंतुओं की बात ही, पौधे नहीं भोजन नहीं खाते हैं भी, ये आपको स्पष्ट कर दिया। कि ये मत सोचना कि रात को वो खाते होंगे कहीं से उठ के, जैसे आपने कार्टूनों में दिखाया गया कि टमाटर खा रहा है, आलू की बारात जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो भोजन किस प्रकार से करते हैं वो देखना भी। पत्तियां भी, सबसे पहले हम बात करेंगे पत्तियों की, जिसको बोला जाता है भोजनशाला, किचन, रसोई, पौधों की रसोई भी। ठीक है, इसको बोला जाता है भी भोजनशाला, भोजन निर्माणशाला भी। हिंदी में रसोई को क्या बोलते हैं, भोजन निर्माणशाला भी। वह भवन जिसमें भोजन का निर्माण होता है। आपको किचन, आप रसोई बोलते होंगे, लेकिन यदि आपकी शुद्ध हिंदी देखेंगे तो उसका ये नाम होगा भोजन निर्माणशाला। ये मत बोलना रसोई भी। पेपर में आपसे पूछ लेगा पौधों की रसोई किसे कहते हैं, पौधों की रसोई आपकी पत्तियां होती हैं। अब समझिए किस प्रकार से चीजें घटित होती हैं भी। पौधे को भोजन का भंडारण मंड स्टार्च के रूप में करते हैं भी, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है भी। तो क्या है, पौधे भोजन का भंडारण है ना, जो भोजन आपका स्टोर करते हैं। जैसे आपने स्टोर किस रूप में किया था, आप कहेंगे सर हमने जो स्टोर किया था, भोजन खाया था, प्रोटीन वगैरह सबका क्या हुआ, पाचन हुआ, अंत में किस रूप में स्टोर हुआ, वो आपका ग्लूकोज के रूप में स्टोर हुआ था, मतलब ग्लूकोज बना था। वैसे ही जो पौधे अपना भोजन जो स्टोर करते हैं, वो आप स्टार्च के रूप में करते हैं, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मंड का उत्पादन पौधों की पत्तियों में होता है, जिसकी संरचना सामान्यतः चौड़ी और चपटी होती है भी। इसका निर्माण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है भी। ठीक है, तो पत्तियों में निर्माण होता है पौधों के भोजन का, जिसको स्टार्च या मंड बोलते हैं। इसके रूप में कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है ये। ठीक है, तो इसका निर्माण यदि पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियों को क्या कहा गया है, इसलिए पत्तियों को इसका भोजन निर्माणशाला कहा गया है। आपसे पूछेगा पतियों को इसका रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पौधा है ना, अपना भोजन किसके रूप में, स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। और उसका निर्माण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। इसलिए पत्तियों को क्या है, पौधों का रसोई घर कहा जाता है। अब पत्तियों में क्यों होता है भी, पत्तियां पर्णहरित क्लोरोफिल नामक एक हरित वर्णन की उपस्थिति के कारण अधिकांशतः हरी होती भी। जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, हरे रंग की होगी। आपने देखा होगा भी, नोटिस किया, हाँ सर हमने देखा है।
पत्तियों में हरा रंग होता है और वो हरा रंग किस कारण होता है कि पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरित होता है भी। क्या होता है? पर्णहरित क्लोरोफिल होता है नामक हरित वर्णक की उपस्थित होती है, हरे रंग का होता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, इनका रंग हरा होता है। सेकंड क्वेश्चन बन गया, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो हम बोल देंगे क्योंकि पत्तियों में एक हरित लवक होता है, जो क्या, इसका क्या नाम है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। इंग्लिश में आपको दे सकता है क्लोरोफिल, आप कहेंगे सर हमने तो पर्णहरित पढ़ा था, क्लोरोफिल हमने सुना ही नहीं। पर्णहरित है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नाम है क्लोरोफिल। और कई बार ऐसे का ऐसा लिखा हुआ एग्जाम में देता है कि क्लोरोफिल का क्या काम होता है, ठीक, और कहाँ पर होता है, तो पत्तियों में होता है और इसके कारण ही क्या, पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। पर्णहरित की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश को प्रभावित रूप से परग्रहण करने में सहायक करती है। अब इस क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि जो पत्तियां है ना, वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं, थोड़ी सी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। किसके कारण? पर्णहरित के कारण भाई। आइए पता लगाइए कि मंड के रूप में भोजन निर्मित करने में पर्णहरित की क्या भूमिका है। तो अब हम हमारा एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि पौधे किस प्रकार से भोजन करते हैं, बनाते हैं, और सूर्य के प्रकाश को किस प्रकार से वो लेते हैं, क्या भूमिका, सारा प्रोसेस। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, ध्यान से देखना अब। परखनली ली, पानी लिया, अल्कोहल लिया, पत्ती ली, तार ली, जाली ली, और ये आपका स्पिरिट लैंप हो गया अभी। और ये उबालने का व्यवस्थापन कि आप इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं अभी। तो पानी है, पानी किस में है, इस बर्तन में है। ट्यूब नली में क्या है आपका, अल्कोहल भी, क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर क्या है, पत्ती है। आप समझ जाना इसको, डायग्राम को अच्छी तरह से। कभी सोचो कि पानी आप ट्यूब में नहीं है, ट्यूब में तो क्या है, ट्यूब में अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या है आपकी ये पत्ती है। अरेंजमेंट आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जाली लगा रखी है और इसको गर्म कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। इस क्रियाकलाप को एक शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। एक पत्ती को नरम करने के लिए 5 मिनट तक पानी में उबालना है, तो इसको क्या करना है, हमें नरम करना है, और इसको क्या करना है, उबालना है। एक परखनली में अल्कोहल लें और उसमें पत्ती को डुबाइए। पत्ती को डुबा दिया आपने, ठीक है, अल्कोहल में भी। उबलते हुए जल वाले बीकर में परखनली को रखिए। पत्ती के वर्ण विहीन होने तक प्रतीक्षा कीजिए, और जब तक ये वर्ण विहीन हो जाए ना, मतलब कि जब इस तक इसका रंग हरे से और कहीं ट्रांसफर हो जाए, तब तक इसको उबालते रहिए भी। ठीक है, उबालने के बाद आपको क्या करना, पत्ती को बाहर निकालिए, उसे एक प्लेट पर रखिए। एक बिंदुपाती की सहायता से वर्ण विहीन पत्ती पर आयोडीन की तनुकृत विलयन की कुछ बूंदें डालिए भी। लिक्विड जो आपका आयोडीन है उसकी बूंदें डालनी है, और जैसे ही आपने कुछ मिनट प्रतीक्षा कीजिए और अवलोकन कीजिए। यदि पत्ती का वर्ण परिवर्तित होकर नीला काला हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आपको हमने कक्षा 6 में भी पढ़ाया, 7 में भी पढ़ाया, 7 के इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ाया था, CO2 गैस का निरीक्षण में पढ़ाया था हमने, आयोडीन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यदि पत्ती का परिवर्तन होकर नीला काला हो जाता, तो यह पत्ती में मंड की उपस्थिति को इंगित करता है। कि हमने बताया कि जब हम उस पे आयोडीन डालेंगे ना, जब हम क्या डालते हैं, स्टार्च पर। हमने लार वाला नहीं पढ़ा था आपको कि आपने लार को क्या किया था, मत कर आपको डाला आपने। तो इसका मतलब जब उसने आपने डाला, तो आपने क्या लिया था, आपने क्या लिया था, आपने लिया था कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च लिया था। ठीक है, तो वो परिवर्तित आपका हो गया था। स्टार्टिंग में क्या होता था आपका, स्टार्च का ही तो कन्वर्जन होता था। यदि पत्ती का वर्ण परिवर्तित होकर नीला काला हो जाता, तो यह पत्ती में मंड की उपस्थिति को इंगित करता है। अल्कोहल को कदापि उष्मा के स्रोत के पास नहीं रखें, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ और सरलता से आग पकड़ लेता, जला सकता है। तो इस सेगमेंट ने आपको बताया कि अल्कोहल को दूर रखिए भी। जो आपने ट्यूब में अल्कोहल लिया ना, तो उसको आग से दूर रखना, क्योंकि अल्कोहल बहुत ज्वलनशील होता है। थोड़ा सा आग के संपर्क में आया तो आग लग सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन इस चीज पे आ जाइए भी, यह पत्ती का वर्ण परिवर्तित होकर नीला काला हो जाता है, यह पत्ती में मंड की उपस्थिति को इंगित करता है भी। तो आपको क्या बताया था कि आपने जब पत्ती का गर्म किया था, पत्ती का रंग परिवर्तित हो चुका था भी, प्रवृत्ति का रंग परिवर्तित क्या हो चुका था, परिवर्तित हो चुका था। और जब आपने इस पे क्या डाली, आयोडीन की बूंदे डाली भी, क्या डाली आपने, आयोडीन की बूंदे डाली, तो इसका रंग कैसे हो गया अभी, इसका रंग हो गया नीला काला भी। क्या हो गया,
नीला और काला हो गया। ठीक है, और एक आपने सीधी पत्ती पे डाला भी। एक क्या डाला आपने? सीधी पत्ती तोड़ी, जब ये हरी थी ना, तब इस पे आपने इस पे डाला, आयोडीन की बूंदें डाला, तब इसका रंग कोई परिवर्तित नहीं हुआ। तो मतलब इसमें आयोडीन, इसमें आपका मंड नहीं था, इसमें आपका मंड हो गया, स्टार्च आपका बन गया अभी। चीज़ें क्लियर? तो वहाँ पे भी आपको पता कि आपका स्टार्च बन रहा था। क्या बन रहा था? स्टार्च। जब आप बार-बार उसको कर रहे थे ना, जो आपका पाचन रास्ता वो निकल रहा था, तो उसमें आपका क्या था? नीला-काला आपका हो रहा था। ठीक है, सीधा आपने मंड खाया था, क्योंकि आपने भोजन खाया भी। उसमें क्या था? आपका स्टार्च था। क्या था? स्टार्च था। जब आपने भोजन लिया ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया, आप दोनों क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले वाला लेसन नंबर जो 9 में हम पढ़ के आए थे, कि हमने जो भोजन खा रहे थे ना, उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है अभी। मंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड होता है अभी। चीज़ें क्लियर हैं आपकी यहाँ से? चलो इसको आप एक बार भूल जाइए, 9 में करिए। ये चीज़ें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, कि जैसे ही हम उसको उबालते हैं तो उसका रंग क्या हो गया आपका? नीला-काला हो गया। इससे आपको ये बात पता चली या नहीं चली कि इसका जो इसमें क्या था? कि मंड था, मतलब स्टार्च था। मंड और स्टार्च दोनों एक ही बात है। हाँ सर, हमें ये बात पता चल गई कि जब हमने पत्ती को 5 मिनट तक उबाला, उसका रंग परिवर्तित हो गया। जब हमने उस पे आयोडीन डाला, तो उसका रंग नीला-काला हो गया। इससे हमें ये बात पता चल चुकी है कि इस पत्ती में क्या था? आपका मंड था अभी। क्या था? मंड था, मतलब ये आपका स्टार्च था। ये चीज़ क्लियर होगी। चलो, क्या आपको आश्चर्य हुआ कि इस क्रियाकलाप के आरंभ में हमने पत्ती को वर्ण विहित क्यों किया? तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस पत्ती को हमने वर्ण विहीन क्यों किया, इसके रंग को गायब क्यों किया अभी? क्योंकि रंग क्या था आपका? क्लोरोफिल था। किसके कारण था आपका? क्लोरोफिल के कारण ही रंग था। पत्ती को वर्ण विहीन होने पर उसका वर्ण परिवर्तन और मंड की उपस्थिति का अवलोकन स्पष्ट रूप से किया जा सकता है, क्योंकि फिर उसका स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि उसमें मंड की उपस्थिति है या नहीं, बिल्कुल साफ। कि जैसे ही आप आयोडीन डालेंगे, नीला काला आपका हो जाएगा। क्रियाकलाप 10.1 में हमने सीखा था कि पौधों को वृद्धि के लिए जल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। क्रियाकलाप 10.2 में द्वारा हमने पता लगाया कि हरी पत्तियां भोजन के रूप में मंड का निर्माण भंडारण करती है। कि हमने ये अब दो चीजें हमें पता चल चुकी है। एक तो हमें क्या चाहिए? पौधे को भोजन और सूर्य की किरणें चाहिए भी, सूर्य का प्रकाश चाहिए। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमें चाहिए कि ये जो पत्तियां हैं, ये किसका निर्माण करती हैं? ये आपके मंड का निर्माण करती है, स्टार्च का निर्माण करती है। आज हमने दो बातें सीखी इस पार्ट में, बिल्कुल डिटेल से, इसको कभी मत भूलना। एक्सपेरिमेंट आपका आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किस प्रकार से हमें ये पता चलेगा कि पत्तियों में मंड होना है। तो आपको यही एक्सपेरिमेंट लिखना है कि एक आपको पत्ती लेनी है, पत्ती को क्या करना है? अल्कोहल वाले ट्यूब में डालना, इसको गर्म करना है। कुछ समय बाद पत्ती क्या हो जाएगी? आपकी रंग विहीन हो जाएगी। और रंग विहीन होने के बाद हम उस पर जब आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे, जो पत्ती का रंग है वो क्या हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि उसमें क्या था? आपका मंड है। क्योंकि हमें ये हमारा टेस्ट है चेक करने के लिए स्टार्च को, कि उसमें अगर स्टार्च है तो रंग नीला काला हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चीज़ें क्लियर? अगला पार्ट करेंगे हम, इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। उससे पहले मैं आपको पिछले लेसन की 9th क्लास वाली जो बात समझ में नहीं आई थी ना, वो समझा देता हूँ भाई। यहाँ पे समझिए भी। अब आपने क्या पता लगाया? आप कहेंगे सर, जो है ना आपका पौधा है, अपना भोजन किसके रूप में स्टोर करता है? आप कहेंगे सर स्टार्च या मंड के रूप में सुरक्षित करता, संग्रहित करता, इकट्ठा करता। ये हम मान लेते हैं कोई भी पौधे का एक प्रोडक्ट है भी। क्या है? प्रोडक्ट है। गेहूँ लगा लीजिए, बाजरा लगा ली, तो इसमें भी आपका स्टार्च होगा ना, इसका भी क्या होगा? स्टार्च होगा। आप कहेंगे सर हाँ, इसमें स्टार्च है, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। ये मनुष्य ने खाया भी। ये मनुष्य ने क्या क्या खाया? और ये मनुष्य का क्या माउथ है, मुंह है भी। अभी बता दीजिए, मनुष्य ने मुंह में जो खाया है वो क्या खाया है? आप कहेंगे सर ये तो उसने स्टार्च खाया है। क्या खाया है? स्टार्च खाया है। और मैंने क्या कहा था? लार में से, लार जो उसमें घुलती है उसमें से एक पाचन रस में निकलता है, वो क्या करता है? स्टार्च या मंड को किस में बदलता है? शर्करा में। किस में बदलता है? शर्करा में। पिछले वाला एक्सपेरिमेंट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब आपने क्या किया था? वहां पे हमने एक प्रयोग किया था, कि हमने क्या किया था कि चावल को उबाल लिया था। क्या कर लिया था? चावल को उबाल लिया था। तो एक हमने चावल उबले हुए ले लिए, और एक 10 मिनट हमने क्या किया? 10 मिनट हमने चावल को क्या कर दिया? मुंह में
उगाड़ा भी, चबाया मुंह में, क्या किया, चबाया। तो हमने जब बाहर निकाला ये उबले हुए चावल 10 मिनट और ये 10 मिनट आपके चबाए हुए चावल हैं, क्या है, चबाए हुए चावल हैं भी। तो जब हमने इस पे वो डाल के देखा, आयोडीन की बूंदे डाल के देखा, तो ये तो आपका नीला काला हो गया। आयोडीन की बूंदे डालने पर नीला काला हो गया, इसका मतलब क्या था कि इसमें आपका स्टार्च या मंड उपस्थित था और ये आपका नीला काला हुआ नहीं चबाने के बाद। तो इसका मतलब कि ये जब चबाने के बाद हमने चावल निकाले मुंह से 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट, तो जब हम उस पे आयोडीन की बूंद डाल के देखी तो ये नीला काला हुआ नहीं। तो इसका मतलब कि जो आपका स्टार्च था वो इसमें नहीं है। तो उबले हुए में था, चबाए हुए में नहीं था। क्या परिवर्तन हुआ कि मुंह के अंदर से जो आपका पाचन रस है वो निकला, उसने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया, उसने स्टार्च का क्या कर दिया, पाचन कर दिया भी। और ये मीठा क्यों लगता है, क्योंकि स्टार्च इसने किस में बदला था, आपका शर्करा में। शर्करा मतलब शुगर, तभी इसमें बार बार चबाने के बाद आपको किसी भी चीज में आपको मिठास आने लगेगा यदि उसमें स्टार्च है तो। चीजें आपकी क्लियर। अब भी अगर डाउट है तो आपको और ध्यान देने की आवश्यकता है। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा उसको और बारीकी से समझाने की। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।